पूर्वव्यापी कर के संबंध में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह कर अतीत में किए गए लेन देन पर आरोपित किया जाता है। ये बात सही है। दूसरा है, पूर्वव्यापी कराधान का उद्देश्य कराधान नीतियों में किसी भी विचलन को ठीक करना है जो अतीत में किसी कंपनी को कमी का फायदा उठाने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा भी कथन सही है। तो दूसरा पूर्वव्यापी कर जो है, जिसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी बोला जाता है, के बारे में पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही होता है अगर, तो हमारा सी इज राइट आंसर। ओके, थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह कर जो है अतीत में लिए गए लेन देन पर आरोपित, ये तो आप लोग जान ही लिया। अतीत में किए गए लेन देन पर अथवा अतिरिक्त कर ये हो भी सकता है। ठीक है। पुरानी और नई कर नीतियाँ इतनी भिन्न हैं कि पुरानी नीति के तहत भुगतान किए गए कर को कम माना जा सकता है। आदर्श रूप से अगर आप कहें तो पूर्वव्यापी कर इन्हीं दोनों करों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। पूर्वव्यापी कर जो होता है मौजूदा नीति के तहत कर आरोपित कर उस स्थिति को सही करने का कार्य करता है। यह अगर किसी देश को जो है कुछ उत्पाद हो गए, वस्तुएं और सेवाएं हो गई, उन पर कर लगाने को लेकर के एक नियम पारित करने की अनुमति प्रदान करता है, तो यह किसी भी कानून के पारित होने की तारीख की पूर्व अवधि से कंपनियों से शुल्क लेना शुरू कर सकता है। ठीक है। ये जैसे कई देश इस कराधान नीति का प्रयोग कराधान में किसी भी विसंगति को ठीक करने के लिए करते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में ये हो गया। ठीक है, जिन्होंने अतीत में कंपनियों को इस तरह की खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दी हुई थी। पूर्वव्यापी कर जो है उन कंपनियों को प्रभावित करता है जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में कर नियमों की अलग अलग व्याख्या की हुई थी। भारत के अलग संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हो गया। ये अनेक ऐसे कई देश हैं जो पूर्वव्यापी कर प्रणालियों को अपनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित किस स्थान पर खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है। पहला है सुंदरबन, दूसरा है भितरकनिका नेशनल पार्क, और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीनों स्थान जो हैं सुंदरबन का डेल्टा, भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर तीनों जगह पर जो है खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है। अगर पहला दूसरा तीसरा सही होता है तो हमारा जो है 37 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है ये भारत में पाए जाने वाले जीवित मगरमच्छों की जो 23 प्रजातियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी प्रजाति है। ट्रू क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और कैमन जिसमें शामिल हैं। इन्हें एस्चुरी क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, यानी जो ये खारे पानी का मगरमच्छ होता है उन्हें एस्चुरी क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह आमतौर पर एस्चुरी के खारे पानी में पाया जाता है। यह महासागरों में खारे पानी को भी सहन कर सकता है और ज्वारी धाराओं का उपयोग करके खुले समुद्र में लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। यह मगरमच्छ उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। ये इसमें जो है हमारे वाक्य के अंदर ही मौजूद था, तो ये सही हो गया कथन में। यह भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मगरमच्छों साथ ही घड़ियाल मगरमच्छ और घड़ियाल मगरमच्छों में से एक है। यह बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन आइलैंड ग्रुप जो है जो फिजी के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद एक आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड ग्रुप, वहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। दूसरा कहता है कि व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो सही तो पहला भी सही है इसमें और दूसरा भी सही है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रवासन जनसंख्या जो परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। यह न केवल जनसंख्या का आकार बदलता है बल्कि आयु और जेंडर स्ट्रक्चर के संदर्भ में शहरी और ग्रामीण आबादी की जनसंख्या के संगठन को भी परिवर्तित कर देता है। भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास के परिणाम स्वरूप शहरों और कस्बों में जनसंख्या के प्रतिशत में लगातार वृद्धि होती जा रही है। आप सभी लोगों को पता है ये। शहरी जनसंख्या वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या के 17.5 यानी 17.29% मान लीजिए से बढ़ करके 2001 में 27.78% हो गई थी। केवल एक दशक यानी 1991 से 2001 में मिलियन प्लस सिटीज़ की संख्या में 23 से 35 तक
बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। यह स्वीकार करते हुए भारत प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है, इसमें से सही उत्तर चूज करना है। पहला कहता है कि राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद इसकी चर्चा की जाती है, यानी धन्यवाद प्रस्ताव की बात कर रही है। और दूसरा कहता है धन्यवाद प्रस्ताव संशोधन योग्य होता है। पहला कथन तो देखिए गलत है। अगर आपने पॉलिटी ठीक तरीके से पढ़ी हुई है तो आप इसको जो है सही तरीके से मार्क कर पाएंगे। इसमें से कौन सा कथन सही होगा, यानी पहला कथन गलत होता है। पहला कथन गलत इसलिए होता है क्योंकि संबोधन पर चर्चा उसके प्रस्तुत होने के कुछ दिनों बाद होती है और बीच की अवधि में अन्य कार्य किए जाते हैं, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव संशोधन योग्य होता है, ये बात जो है सही है। तो दूसरा अगर सही होता है तो हमारा ऑप्शन बी जो है इज राइट आंसर। ओके, थोड़ा सा और जान लेते हैं। चर्चा के अंत में प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है इसके प्रस्ताव को जो है अंत में चर्चा करने के बाद मतदान के लिए रखा जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पारित होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, यह सरकार की हार मानी जाती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के सदस्यों के लिए एक अवसर है जो सरकार और प्रशासन की चूक और असफलताओं की असफलताओं को पता करने और आलोचना करने के लिए चर्चा और बहस करने का एक प्रकार का अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की नोटिस राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही दिया जा सकता है। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना बुलेटिन में छप जाने और प्राप्त हो जाने के बाद ही सदन के सदस्यों को भेजी जाती है। विशेष तौर पर बुलाई गई सभा की वजह से जो है धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन का प्रस्ताव सिर्फ विरोधी दल के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि कौन सा संगठन फ्रंटियर रिपोर्ट्स जारी करता है? इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही मार्क कर पाएंगे। तो इसका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप जिसे बोला जाता है, इसके द्वारा फ्रंटियर रिपोर्ट्स जारी की जाती है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। फ्रंटियर रिपोर्ट जो है 2022 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करके उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। इस पर्यावरणीय मुद्दों में शामिल हैं जैसे शहरी ध्वनि प्रदूषण हो गया, वन में बढ़ने वाली अग्नि के आग से जो बढ़ने वाली घटनाएं हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, और फेनोलॉजिकल जो चेंजेज आ रहे हैं, इनके संबंध में जो है फ्रंटियर रिपोर्ट्स दावा करती है और उसके संबंध में अपने जो भी प्रकाशन है उसको प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट जो है शहरी योजनाओं को शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश करके शोर में कमी को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे क्या होता है कि सकारात्मक जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पेड़ों की पट्टी हो गई, ग्रीन वॉल्स जिसे हरी दीवारें बोला जाता है, और शहरों में अधिक हरे स्थान विविध स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 कहता है कि ये वन ज़्यादातर हिमालय के दक्षिणी ढलानों में आच्छादित हैं। और दूसरा कथन कहता है कि ये ज़्यादातर गुर्जर और बकरवाल जैसे खानाबदोश जनजातियों द्वारा चारागाह के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और तीसरा कहता है कि जंगली भेड़, याक, भालू इन जंगलों में पाए जाने वाले आम जानवर हैं। और हमें इन तीनों वाक्यों के माध्यम से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा वन है जो इस तीनों वाक्यों को सही रूप में वर्णित करता है। मैंग्रोव वन ये तो गलत है, ये पूरी गलत तरह से गलत है। पर्वतीय वन ये सही हो सकता है। कांटेदार वन और झाड़ियाँ ये भी गलत है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसमें थोड़ा सा आपको संदेह हो सकता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो गुर्जर और जो बकरवाल जनजातियाँ हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में ही ज़्यादा निवास करती हैं। तो आप ये एक तरीके की खानाबदोश जनजातियाँ हैं जो चारागाह के लिए जो है प्रयोग में लाई जाती हैं, प्रयोग करती हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पर्वतमाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हमें बताएं कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत शुरू किया जाएगा। और दूसरा है पर्वतमाला योजना को विशेष रूप से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों हेतु डिजाइन किया गया है। पहला कथन तो सही है, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कहता है पर्वतमाला योजना को विशेष रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों हेतु
डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें थोड़े से आप यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं अगर आपको पता नहीं होगा, जबकि जो है यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत है। अब मैं आपको इसका ऑप्शन जो है हमारा पहला सही होता है, दूसरा गलत होता है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाता है। अब हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है। दूसरा ऑप्शन गलत होने का रीज़न ये है कि यह योजना जो है वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी शुरू की जा रही है। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के अतिरिक्त जो ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी जो है इस योजना को डिजाइन जो है लागू किया गया है। ठीक है, इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत होता है। पर्वतमाला योजना को जो है 2022-23 के जो केंद्रीय बजट जारी किया गया था, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक तरीके की जो है रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने से संबंधित है। इसमें भीड़ भाड़ वाले उन शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली संभव नहीं हो पाई है। यह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है इस क्षेत्र में रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी के साथ साथ निर्माण हो गया, अनुसंधान हो गया, यानी रिसर्च नीति के विकास की जिम्मेदारी लिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि छोलुंग सुकफा अहोम साम्राज्य का संस्थापक था। अहोम साम्राज्य अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आसाम राज्य से संबंधित एक प्रकार का साम्राज्य है। दूसरा है लचित बोरफुकन सरायघाट के युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही होता है, तो हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। छोलुंग सुकफा जो है ये 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। और लचित बोरफुकन ने वर्ष 1671 में हुए सरायघाट के युद्ध में बैटल ऑफ सरायघाट में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया था, जिससे क्या हुआ कि असम पर कब्जा करने वाली जो मुगल सेना थी उसको हरा दिया गया, जिससे वो जो है असम राज्य को कब्जा कर पाने में विफल हो गई। इन्होंने भारतीय नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने में, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने में, नौसेना की रणनीति जैसे जुड़े हुए जो भी बुनियादी ढांचे के निर्माण से जो भी जुड़ी हुई बातें थी उसके संबंध में उन्होंने बहुत सारी प्रेरणाएं प्रदान की। और नेशनल डिफेंस एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है, यानी NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कैडेट होता है उनको लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। ये जो है 1999 में ये बोरफुकन की वीरता से प्रेरणा लेने के लिए उनके बलिदान का अनुसरण करने के लिए 1999 में स्थापित किया गया था। 1999 में जो है लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। कहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। दूसरा है मुराद्रवा डेनियूब MDD को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। दोनों बात सही है, दोनों बातें पूरी तरह से सही हैं। ये इसके बारे में आपको जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है यूनेस्को द्वारा जो है प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय हो गया, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बड़े क्षेत्र हो गए और दोनों के संयोजन को शामिल करता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबद्ध सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनके रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किया जाता है। वे उन राज्यों के सॉवरेन राइट्स जो होते हैं संप्रभु अधिकार क्षेत्र में रहते हुए वहाँ पे स्थित होते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB ये यूनेस्को द्वारा चलाया गया एक वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करता है।
भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जिनमें से 12 मैप के अंतर्गत सूची में शामिल किए गए हैं। मैप के तहत नवीनतम शामिल पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है। मुद्रा और ये जो मुरा द्रवा डेन्यूब है, ये हाल ही में जो है विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। मुरा द्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, हंगरी तथा सर्बिया, ये देश इन देशों में फैला हुआ है। रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1 मिलियन हेक्टेयर्स है, जिसे तथाकथित रूप से यूरोप का अमेजन यानी अमेजन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, तथा यह अब यूरोप में सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, गंडक नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। दूसरा है, शारदा और सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मेलाम ग्लेशियर से होता है। और तीसरा है, कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम गढ़वाल पहाड़ियों से होता है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन तो सही है, शारदा और सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में, ये भी बात सही, मेलाम ग्लेशियर से होता है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है और इसका उद्गम गढ़वाल पहाड़ियों से होता है। यही बात जो है यहाँ पे गलत हो जाती है। अगर तीसरा गलत होता है तो हमारा ए इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पहला और दूसरा। थोड़ा सा और जान लेते हैं। गंडक नदी जो है, जो 2 नदी धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा, काली गंडक, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। इन नदियों के मिलने के बाद से बनता है हमारी गंडक नदी। ठीक है। यह है नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल में अपवाहित होती है, यानी प्रवाहित होती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसलिए पहला कथन सही हो जाता है हमारा। ठीक है। शारदा और सरयू नदी, जिसे हम सरयू नदी भी बोलते हैं, यानी शारदा नदी का उद्गम जो है नेपाल और नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से होता है। इसे जिसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा पर इसे काली या चौक कहा जाता है। यह घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन भी हमारा सही हो जाता है। तीसरा कथन कहता है, इसलिए हमारा गलत है क्योंकि जो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण से निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसे पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोसी मिलती है और अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी नदी का निर्माण करती है। ठीक है। और थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में जाकर गिर जाती है और बराकर इसकी एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी की सबसे सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी जो है बराकर है, सबसे प्रमुख सहायक नदी, जिसे बंगाल का शोक भी बोला जाता है दामोदर नदी को, ऐसा नहीं, सरो ऑफ बंगाल, क्योंकि जब बढ़ती है तो बहुत सारा जो है बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत विस्तृत क्षेत्र में जो बाढ़ वाली समस्या पैदा करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि सोलोमन आइलैंड स्थित है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को मैंने जैसे बताया है कि पर डे आप लोग जो है 4 से 5 लोकेशन से इसको जो है मार्क किया करिए मैप के अंदर और उसको देखा करिए, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि एक दिन में ये सारी चीज़ें याद नहीं की जा सकती। आप थोड़ा थोड़ा करके अगर याद करोगे तो मैप आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो सोलोमन आइलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। और दूसरा है, अल नीनो घटना एक नियमित चक्र है। पहली बात तो ये, दूसरा ही सीधे सीधे गलत हो जाता है। अब पहले में थोड़ा सा आपको जो है ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यहीं पर गलत हो गया, ये गर्म होने का वर्णन करता है। 47 में ये इसलिए पहला कथन जो है
गलत होता है, दूसरा मैंने बता ही दिया दूसरा गलत है, तो पहला गलत दूसरा भी गलत, तो हमारा डी जो है ऑप्शन सही हो जाता है, यानी डी राइट आंसर। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है, थोड़ा सा जान लेते हैं अल नीनो के बारे में। एक प्रकार का जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय और पश्चिमी, सॉरी ये गर्म नहीं, यहाँ से गलत है, पश्चिमी उष्णकटिबंधीय जो प्रशांत महासागर है उसके संदर्भ में बात करता है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह की जल सतही जो जल होता है असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जिसको ENSO भी बोला जाता है, ये गर्म होने की एक अवस्था है, गर्म ही तो होगा तभी तो ये जो है एक तरीके की उष्णकटिबंधीय स्थिति को जाकर स्थिति प्रदान करेगा ना। ठीक है, अल नीनो को सबसे पहले पेरू के मछुआरों ने पेरू के तट पर असामान्य रूप से गर्म जल के रूप में पहचाना था। अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ साथ यानी साउथ ऑसिलेशन के साथ साथ दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को व्यक्त करता है। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र यानी अल नीनो, यहीं से गलत हो जाता है, यानी पश्चिमी, यहाँ पूर्वी होगा, पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में तटीय जल गर्म हो जाता है तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक इन घटना को जो है अल नीनो साउथ ऑसिलेशन यानी ENSO के रूप में परिभाषित करते हैं, इसलिए दोनों गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वाताग्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। जब 2 समान प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है, यही गलत हो जाता है। 2 समान प्रकार की नहीं, जो 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ जब आपस में मिलती हैं तब वाताग्र का निर्माण होता है, इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा है जब गर्म वायु शीतल वायु राशियों की ओर बढ़ती है तो उसके संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहा जाता है, शीत वाताग्र न करके इसे उष्ण वाताग्र कहा जाता है, उष्ण वाताग्र। ठीक है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाता है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत होता है, तो डी इज राइट आंसर। ओके, 49, मिश्रित वित्त के संबंध में हमें बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि यह उन परियोजनाओं की ओर वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है जो सतत विकास को योगदान प्रदान करती है, और दूसरा है मिश्रित वित्त में प्रारंभिक निवेश अक्सर सरकार की ओर से होता है। दोनों बातें सही हैं मिश्रित वित्त के संदर्भ में, इसको आप लोग याद रखिएगा, दोनों बातें सही हैं, तो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, लैटराइट मृदा के संदर्भ में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि लैटराइट मृदा निम्न तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा है लैटराइट मृदा का अपरदन होने की संभावना रहती है। तीसरा है यह मृदा कॉफ़ी और चाय की खेती के लिए उपयोगी होती है। लैटराइट मृदा निम्न तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, निम्न वर्षा वाले नहीं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, निम्न वर्षा नहीं, उच्च तापमान वाले, तो इसलिए पहला गलत हो जाता है। लैटराइट मृदा का अपरदन होने की संभावना रहती है, बिल्कुल रहती है। यह मृदा कॉफ़ी और चाय की खेती के लिए उपयोगी है, क्योंकि केरल हो गया, कर्नाटक हो गया वाला जो रीजन है वहाँ पे लैटराइट मृदा की अधिकता बहुलता है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे कॉफ़ी और चाय का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा भी कथन सही हो जाता है, तो दूसरा तीसरा सही होता है, तो हमारा बी इज राइट आंसर। ओके, लैटराइट मृदा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लैटराइट लैटिन शब्द जो लेटर से लिया गया जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा वैकल्पिक रूप से आर्द्र और शुष्क मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के तहत विकसित होती है। यह मृदा भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। लैटराइट मृदा ज़्यादातर अधिक गहराई में और अम्लीय है, यानी उसका पीएच वैल्यू जो है अम्लीय होती है, यानी इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होता है। यहाँ पाए जाने वाले पौधों में आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी होती है, जहाँ ज़्यादातर दक्षिणी राज्यों में, पश्चिमी महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्से जो हो गया, और नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्रों में जहाँ पे आसाम वाला रीजन है, ये सारी चीज़ जो है लैटराइट मृदा वाले क्षेत्र में जो है शामिल होते हैं। जिन क्षेत्रों में यह मृदा पर्णपाती और सदाबहारी वनों के लिए उपयुक्त है वहाँ यह ह्यूमस समृद्ध होती है। ठीक है,
लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क परिवेश में इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। वे जो है भूदृश्य पर अपनी स्थिति के कारण अपरदन और अवक्रमण के लिए संवेदनशील हैं। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाने के बाद यह जो है मृदा चाय और कॉफ़ी के लिए काफ़ी उपयोगी होने लग जाए, काफ़ी उपयोगी हो साबित हो रही है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लाल लेटराइट मृदा का प्रयोग जो है काजू के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम 50 क्वेश्चन तक जो हमने कर लिया है, जैसा कि हमने पहले ही बोला हुआ था कि 50 क्वेश्चन तक हमें करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, बाकी जो आप पहला टेस्ट है उसके सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दिए जाएंगे, उनको भी देख लीजिएगा। और इसके बाकी जो पहले और दूसरे पार्ट बने हुए हैं उनको भी जाकर के दूसरे से सेकेंड टेस्ट का एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है ये जितने भी आपके लिए वीडियोज़ लाए जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।